हम लोग इंडियन पॉलिटी में अभी जो पहला सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि अप टू आर्टिकल 51A हम लोगों ने पढ़ा है, और इससे रिलेटेड कुछ मेंस के क्वेश्चन हमने देखा है कि मुख्य परीक्षा में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 200 वर्ड्स में लिखने लायक, हमने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है। तो जैसे जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं जो सेक्शन बी है। तो दिस इज सेक्शन ए इज कंप्लीट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट आई विश टू टेल यू कि आफ्टर फिनिशिंग सेक्शन ए ऑफ द बुक, पढ़ना तो बुक ही है ना, पढ़ना तो बुक है। मैं तो आपको बस बुक का एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि हाउ टू रीड द बुक, सो दैट कि बुक पढ़ने में आपको एक कोहेरेंसी लगे और आपको लगे कि हाँ, हम कुछ चीज़ों को सर ने समझाया है, वो बुक में लिखा हुआ है, तो यू कैन मेक द पिक्चर इमेज। यही हमारा मतलब है। तो आपने बुक का सेक्शन ए तो खत्म कर लिया, तो क्वाइट नेचुरल सेक्शन ए के बाद अब आपका क्या करना चाहिए? यू शुड गो ऑन आवर वेबसाइट एंड डाउनलोड द टेस्ट पेपर। हम 100 क्वेश्चन आपको देंगे इस सेक्शन ए, जो पार्ट ए जो बुक का है। अब पार्ट ए से 100 क्वेश्चन में आप देखिए, अगर आपने लेस देन 80 सही किया है तो यू नीड टू अगेन रीड द बुक। और जो क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में टिक लगाने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया आपको और लगा कि हमें आंसर बिल्कुल पता है, यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल टिक द करेक्ट आंसर, तो लिखिए सी, देन टिक लगाइए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि अगर आपने 100 में 100 पर सी लगाया है तो स्वाभाविक है कि आपका 80% क्वेश्चन अपने आप सही होगा, रादर 90% क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट होकर जिस पे आप टिक लगाते हैं वहाँ रेट ऑफ चांसेस जो है सही होने का वो 90% होता है। लेकिन अगर आपको मान लिया कि डाउट हो रहा है कि भाई इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज नॉट क्लियर, बेसिकली यही होता है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट नहीं क्लियर होता क्योंकि आप वो पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान नहीं दिए रहते हैं। तो डी जब हो गया तो इसका मतलब कि दो में से कोई एक को चूज करते, दो को तो एलिमिनेट कर दिया। मान लिया ABCD है तो आपने जो है ए को एलिमिनेट कर दिया, डी को एलिमिनेट किया, आपको डाउट हो रहा है कि बी आंसर होगा कि सी आंसर होगा, तो लिखिए डी। और देखिएगा कि डी जिसमें लगाइएगा उसमें मात्र 50% ही सही होगा। मान लिया आपने डी में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो सिर्फ इसमें 10 ही सही होगा। अगर मान लिया कि आपने सी क्वेश्चन में आपने 20 किया है तो यकीन मानिए आपका 18 सही होगा। तो दैट इज CD। और आर का मतलब है कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये BC तीनों में से कोई हो सकता है या BCD तीनों में से कोई हो सकता है, तो यकीन मानिए कि इसमें से आपका 5% भी सही हो गया तो बहुत ज़्यादा है। और एक्स तो बस तुक्का, कुछ भी हो सकता है, एक्स मतलब आपने समझा ही नहीं। तो आप, मेरा मतलब ये है कि अगर आपने जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऑल शुड कम अंडर द सी कैटेगरी। अगर सी कैटेगरी में नहीं है आपका 100 का 100 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आपने किताब पढ़ने में कोताही बरता है, और किताब पढ़ने के टाइम में थोड़ा सा इधर उधर दिमाग भागा है आपका, और आपने प्रॉपर वर्ड्स को नहीं समझा है, और आप अपने आँख को धोखा दे रहे हैं। आपका टीचर आपका बुक ही है, वही बता देगा कि आपने कितना कॉन्फिडेंटली किताब को पढ़ा है। तो इट इज UPSC स्टूडेंट्स को अपना समझ जाता है कि हम एग्जाम निकालने की कैपेसिटी में है कि नहीं। अगर आप एक चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ पाओगे तो यहाँ तो नंबर ऑफ चैप्टर कम से कम 150-200 होता है, कहाँ से पढ़ पाइएगा। तो टेस्ट योरसेल्फ, क्योंकि अपना कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट है अप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना टीचर खुद बनो। अगर आप अपना टीचर नहीं बन के आप बिना मतलब का भागते जा रहे हैं तो परेशानी में पड़िएगा। मेरा जो ये है, जो मेंटरिंग है, वो तो मैं आपको कर दिया हूँ कि यू हैव टू रीड द बुक्स एंड टू अपीयर इन द टेस्ट पेपर। ये दो जिसने भी किया है वो सबों का PT इस बार निकल रहा है।
इसमें से कोई डाउट ही नहीं है कि उनका पीटी नहीं निकलेगा। मतलब कि पीटी निकल गया तब तो बहुत ही आसान है कि 10,000 में अब 3,000 बच्चों में आपको सिलेक्शन करना है। इसका तरीका मेरे पास है, मैं आपको टेस्ट पेपर करवाऊंगा, प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन, और एग्जाम वाले दिन देखिएगा कि जो आप क्वेश्चन आपने लिखा है घर पे वही क्वेश्चन वहां पर पूछेगा, तो आपका एग्जाम मेंस में निकल जाएगा। इंटरव्यू में हम वही करवाएंगे, जो आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे वही इंटरव्यू में पूछेगा, तो आपका इंटरव्यू में निकल जाएगा। इट इज सो इजी प्रोवाइडेड यू फॉलो द सिस्टम। अगर सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, अपने आप को नहीं फॉलो करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग अभी आ रहे हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी इट स्टार्ट्स विथ चैप्टर 21। सेक्शन बी में दो पार्ट, हमारा दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है, एंड ये दोनों चीजों के बारे में हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। एंड ऑल द फंक्शनरी रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, समझते हैं बुक को कैसे पढ़ना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाई पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, विच अदर कंट्रीज आर हैविंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर ब्रिटेन भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या अंतर है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर गवर्नमेंट को कहते हैं तो दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, यूएसए में कौन सा है, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये बेसिक डोमेन है। अगर हम पार्लियामेंट के बारे में बोलते हैं तो यहां पर यही चीज बोलेगा, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वी आर व्हाट, वी आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, दो तरह के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, एक होता पार्लियामेंट्री, एक होता प्रेसिडेंशियल। यही बात बोल रहे हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री जो आपका इंडिया में है, एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, थोड़ा इंडिया का सिस्टम समझ लीजिए। आप तो वोट देने जाते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं तो किसको चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं। चलिए एमएलए मीन्स स्टेट, और दूसरा एमपी चुनते हैं। आपके एमपी महोदय, मान लिया कि जैसे इस बार हुआ कि बीजेपी वालों ने अलायंस किया अपने अलग अलग पार्टियों के साथ, जैसे कि मान लिया कि एलजेपी के साथ किया, या इन्होंने टीडीपी के साथ किया, या इन्होंने जेडीयू के साथ किया, तो इन सबों के साथ अलायंस किया कि भाई हम 543 जो हमारे सीट्स हैं, तो 543 में हम लोग अपने कैंडिडेट को ऐसे उतारेंगे। ठीक, मान लिया कि अभी क्या हुआ कि इन लोगों ने मिलके टोटल 543 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 282 मान लिया। तो 282 अगर जो ले आएगा वो जो सरकार बना लेगी। तो जिनकी गवर्नमेंट बने, तो ये जो गवर्नमेंट बनाए ये कौन है, ये लोग कौन है, दे आर द लेजिस्लेचर। एमपी आर व्हाट, लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेट कर सकते हैं, संविधान को धाराओं को अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये लॉ बना सकते हैं, ये पास कर सकते हैं सर्टेन एक्ट, बिल्स को लेके उन्होंने ये पास करेंगे। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये क्या करेंगे, कैबिनेट का मीटिंग करेंगे और ऑर्डिनेंस पास करेंगे, जिसके आधार पर देश में लॉ बनेगा। यही सिस्टम होता है। तो ये जो आपका जो सिस्टम है कि ऑर्डिनेंस या लॉ पास करना, तो ये लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है। लेकिन जब वो कोई जब गवर्नमेंट चलाने की बात होगी तो सर्टेन लेजिस्लेचर बिकम द मिनिस्टर, और these all ministers are responsible to the prime minister। पार्लियामेंट्री में यही ना होगा कि अभी मोदी जी हैं तो मोदी जी के प्रति सभी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। मोदी जी जब चाहे अपने जो है इसको बदल सकते हैं, इस मिनिस्टर को इस मिनिस्ट्री में, उस मिनिस्ट्री को इस मिनिस्टर में, किसी को हटा सकते हैं, किसी को बढ़ा सकते हैं। इसके भी नियम बने हुए हैं कि आप कितने लोगों को मिनिस्टर रख सकते हैं,
कितने लोगों को कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर रख सकते हैं, कैबिनेट में हायर लेवल, कितने को स्टेट लेवल का मिनिस्टर रख सकते हैं। तो ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो मिनिस्टर जो बनते हैं वो तो लेजिस्लेचर ही होते हैं, लेकिन दे बिकम द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो क्या बनेंगे? एग्जीक्यूटिव बनेंगे। तो एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है वो आपका के जो है जो आईएएस लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, तो सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री में क्या होंगे? सेक्रेटरी होंगे, उसके नीचे में एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे में ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव जो हो जाते हैं, दे आर एग्जैक्टली द गवर्नमेंट। नॉर्मली आईएएस में माना जाता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक का होता है वो गवर्नमेंट होता है। दे आर इन द कैपेसिटी टू मेक द गजट नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। वो मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। अब मिनिस्टर किनको हेल्प करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये चीज को अगर आपने समझ लिया डिफैक्टो, तो आपको ये चैप्टर में कुछ भी ज्यादा नहीं लगेगा, कोई ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये जो आपका है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मीन्स आईएएस ऑफिसर्स, लेजिस्लेचर मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये आपका समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंटर पे जो बात करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो 74 एंड 75 आर्टिकल, दैट इज इंपॉर्टेंट। विच आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट? आर्टिकल 74 एंड 75। तो ये जो आपका सेंटर पे जो है आर्टिकल 74 एंड 75 एंड स्टेट में आर्टिकल 163 एंड 164। चलिए हम लोग अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को नीचे देखिए। हम लोग मात्र अभी 5 लाइन पढ़े हैं, लेकिन 5 लाइन पढ़ने में हमको कितना सारा पिक्चर इमेज क्रिएट करना पड़ा है, कितनी सारी स्टोरी समझनी पड़ी है, तब जाके 5 लाइन क्लियर हुआ है। नॉर्मली हम लोग के स्कूल में क्या हुआ, बाबू की तरह पढ़ाया जाता है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि इसको पिक्चर इमेज बनता ही नहीं है। कुछ टीचर होते हैं जो पिक्चर इमेज बनाते हैं। यू आर द यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको अपना पिक्चर इमेज खुद बनाना होगा। हम थोड़ा सा आपको मेंटरिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए कोड डिफिनेशन देते हैं। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? ए सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। इस लाइन को समझा दिए हम। एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स किसको रिपोर्ट करेगा? मैं क्या बता रहा था, हायरार्की क्या बता रहा था कि जब आप आईएएस का एग्जाम लिखते हो तो आप क्या बनते हो? यू आर बिकमिंग द अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी मतलब हो जाता है कि आप जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, सेक्शन ऑफिसर के ऊपर में हो आप, सेक्शन ऑफिसर है ना, इसके ऊपर में अंडर सेक्रेटरी होगा। सेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है? फाइल को सही जगह पर रखना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है सेक्शन ऑफिसर। जो आपका जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल जो कहते हैं, इस एग्जाम जो होता है, इस एग्जाम से जो बच्चे निकलते हैं उनको मिनिस्ट्री में पहला पोस्टिंग होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। असिस्टेंट के अंदर में कुछ पर्टिकुलर मान लिया 10 फाइल होगा, वो 10 फाइल 10 पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड होगा। तो 10 फाइल में एक गार्ड फाइल होगा। उस गार्ड फाइल में सभी उसके कि कैसे हमको फाइल को चलाना है उसमें रहता है, और ये 10 फाइल पे वो काम करता है। तो कोई भी सब्जेक्ट मान लो 10 इससे रिलेटेड है। सपोज किया कि आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मान लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर में एक असिस्टेंट जो है, हो सकता है कि वो आपके सेंटर में, सेंट्रल लेवल में ये असिस्टेंट डील करता होगा प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी टीचर पीआरटी को। तो पीआरटी से रिलेटेड जो फाइल्स होंगे, जो भी होंगे, ये इसके पास आएगा। वो क्या करेगा? अपने अलग अलग फाइल बना देगा। स्टेट वाइज बना सकता है, हो सकता है। तो ये पूरा फाइल को कोई भी लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा। अब अंडर सेक्रेटरी साहब ने देख लिया, मार्क किया सेक्शन ऑफिसर को, सेक्शन ऑफिसर मार्क किया असिस्टेंट को। असिस्टेंट का काम है उसको पर्टिकुलर गार्ड फाइल में रख देने का। अब फाइल में रख के उसके ऊपर वो काम करेगा।
क्या काम करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन देंगे अंडर सेक्रेटरी साहब, आईएएस महोदय, जो पहला पोस्टिंग है उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? हमने जब ज्वाइन किया 27-28 साल की उम्र रही होगी। तो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो सेक्शन ऑफिसर मार्क करता था, असिस्टेंट उसको फाइल में रखता था और उस पर हम लोग का सेक्शन ऑफिसर मार्क कर लेता था कि साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। उसी हिसाब से असिस्टेंट जो है उसको पुटअप करता था, सेक्शन ऑफिसर उस नोटिंग को सही करता था, उसके बाद ड्राफ्टिंग लगाता था, उस पर अपना रिमार्क लिखता है और उसके बाद अंडर सेक्रेटरी साहब के पास आ गया। अंडर सेक्रेटरी साहब पढ़ते थे पूरे फाइल को पढ़ने के बाद देखते थे कि डिसीजन सही है कि नहीं, क्या हमको रिकमेंड करना और रिकमेंड करेंगे। अंडर सेक्रेटरी के बाद ऊपर चला जाएगा डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी जो है के अंदर में 1 या 2 अंडर सेक्रेटरी होते हैं या 3 हो सकते हैं। तो डिप्टी सेक्रेटरी में मीन्स हो गया, यही डिप्टी सेक्रेटरी रैंक जो ऑफिसर है वो जब ऑल इंडिया सर्विस में जब डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो डीएम बनते हैं। क्लियर है ना? तो दैट इज डीएस, डीएम बनते हैं या कहीं कहीं उसको डीसी कहते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी अब उस फाइल को फिर से स्टडी करेंगे और ऊपर भेज देंगे। यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आ जाएंगे डायरेक्टर। बहुत सारा डिसीजन डायरेक्टर लेवल में ही क्लियर हो जाता है। डायरेक्टर का मतलब होता है करीब 13 साल की जिसकी सर्विस हो गई आईएएस करने के बाद वो डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर के बाद अब जो है यहाँ के ऊपर में बहुत कम ही फाइल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचता है। ऑपरेशनल फाइल तो नॉर्मली कम ही पहुंचता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मीन्स पॉलिसी लेवल डिसीजन, हाई लेवल। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास से अगर कोई फाइल का पॉलिसी लेवल डिसीजन है तो चला जाएगा एडिशनल सेक्रेटरी के पास। एडिशनल सेक्रेटरी जो है यहाँ लिखते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी मीन्स वेरी बिग ऑफिसर, पूरा डिपार्टमेंट करीब देख रहे हैं। और इसके ऊपर कौन हो जाएंगे? सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब मतलब मिनिस्टर साहब के नीचे यही सेक्रेटरी साहब होते हैं। मिनिस्टर के फंक्शनिंग के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के पास ये हायरार्की है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। मतलब स्ट्रक्चर है, हायरार्की बना हुआ है। तो नीचे से फाइल जाता है असिस्टेंट लेवल से। असिस्टेंट के नीचे में क्या होते हैं? हेल्प करने के लिए एलडीसी होते हैं, यूडीसी होते हैं। तो एलडीसी यूडीसी जो आपको लोअर लेवल का जो एग्जाम होता है एलडीसी बनते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी ये बन जाते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट के बाद सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी। ये हायरार्की बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जितने जो सेक्रेटरी दिख रहे हैं, आईएएस लोग दिख रहे हैं, इतने सीनियर, ये किसके अंडर में काम करेंगे? मिनिस्टर के अंदर में। तो हु इज हेडिंग? हेड कौन हुआ? एग्जीक्यूटिव आर रिपोर्टिंग टू होम? एग्जीक्यूटिव आर रिपोर्टिंग टू द लेजिस्लेचर, जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है। ज्यादातर स्टूडेंट यूपीएससी के इंटरव्यू में इसी में गच्चा खा जाता है, क्योंकि उनको वर्किंग एक्सपीरियंस तो है नहीं और उनका मेंटर ने ये सब चीज तो उनको बताया नहीं है। और इस बार का देख लीजिए यूपीएससी का पीटी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे लगता है कि आप जॉब करके आ रहे हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस की तरह तौर पर क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन पूछते ही हैं, इंटरव्यू में तो बिल्कुल पूछते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी समय आपका पिक्चर इमेज क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आई जो मैं बातें कर रहा हूँ फिर दोबारा सुन लीजिएगा और इस पर एक छोटा सा ब्रीफ बना लीजिएगा कि हाउ द आईएएस का प्रमोशन होता है और कैसे वो मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री यहाँ बोल रहे हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। अल्टरनेट नोमेनक्लेचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है कैबिनेट गवर्नमेंट। वाई कैबिनेट गवर्नमेंट? क्या मतलब है कैबिनेट गवर्नमेंट? इंटरव्यू में पूछ देगा आपको कि भाई पार्लियामेंट का दूसरा नाम है कैबिनेट गवर्नमेंट। वाई इट इज नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट? तो क्या आंसर होगा इसका? ये भी पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अपना एक कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं और हर समय पार्लियामेंट तो सेशन में रहता नहीं है सर। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा तो उस समय कैबिनेट रैंक के ऑफिसर्स बैठते हैं और इसमें एक मीटिंग होती है, कोई भी डिसीजन हमेशा होती रहती है। तो ये जो एसीएस मीटिंग कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का मीटिंग। तो कैबिनेट सेक्रेटरी एक होते हैं, जहां हम बोले डिपार्टमेंट का हेड कौन हुआ? सेक्रेटरी। और सभी सेक्रेटरी का हेड को क्या कहते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। द प्राइम मिनिस्टर का मेन आदमी कौन हुआ? देश चलाने वाला। प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट।
तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बोलते हैं कि मीटिंग है, मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब रहेंगे, मिनिस्टर रहेंगे, और आप लोग सब मीटिंग में आइए। वहाँ पर एजेंडा पहले से तय रहता है, एजेंडा पर डिस्कशन होता है, और जो डिसीजन होता है वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। तो हर समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता। मेन डिसीजन किसके थ्रू आता है? कैबिनेट गवर्नमेंट के थ्रू आता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कैबिनेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एवरी पॉलिसी एग्जीक्यूशन। इस मॉडल को कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कहाँ है? ये आपका ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है। ये सब वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में तो है ही, इंडिया का तो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं हम। तो आपको, मुझे लगता है कि यहां तक अभी तक 6-7 लाइन पढ़ने में आपको इतनी सारे पिक्चर आपको बताने पड़े। नॉर्मली क्या होता है, किताब आप रट लेते हैं और फिर आप समझते नहीं है, बाद में जो है सो आप माथापच्ची करके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है और आप गलत आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो अब हमें लगता है कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब चलते कि अमेरिका में क्या होता है भाई। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री। यहां पर क्या है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पब्लिक चुनती है, सभी पब्लिक मिल के चुनती है उसको। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये अमेरिका में है, ब्राजील में है, रशिया में है, श्रीलंका में। मीन्स द पब्लिक डायरेक्टली चूजेज देयर प्रेसिडेंट और दे आर नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव। ये क्या करते? प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। आपने किसी आदमी पर भरोसा किया, एक आदमी पर भरोसा किया, प्रेसिडेंट पे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एमपी चुनते हैं और एमपी मिलकर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। यही है ना जो है, वहां पर एक आदमी पर भरोसा करके इलेक्शन होता है। तो ये जो है आपका वो आदमी जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बाकी जो उसके मेंबर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो चूज किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट अपने कमिटी को चूज करता है। और पार्लियामेंट एक अलग चीज हुआ, पार्लियामेंट अपना रिकमेंड कर सकता है, बट अल्टीमेटली कौन है? प्रेसिडेंट। तो अलग अलग सीनेट वहां होते हैं, अलग अलग कांग्रेस के मेंबर्स वहां होते हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल कौन पर्सन है? ओनली वन पर्सन, बिकॉज ही हैज गॉट द वोट, उसके चेहरे पर वोट मिला है। तो दैट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें समझ में आ गया कि ये पेज आपको ये समझ में आ गया, व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बस सीधी बात है, अब आपको इसमें जो भी पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। या ड्यूअल एग्जीक्यूटिव क्या हुआ? मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल है, वो रबर स्टैंप है, डी ज्योर एग्जीक्यूटिव है। एक वर्ड यूज कीजिएगा, डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। इस पर क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, अगर ये वर्ड क्लियर नहीं रहेगा तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या मतलब है? ही इज द डी ज्योर, मतलब कि ज्योर माने होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव है, हेड है। टिटुलर एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज कर देगा, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि भाई सही वर्ड आपको यहाँ पर नहीं पिक्चर बनेगा तो गलत होगा। और प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होगा? डी फैक्टो, असली में, है ना। तो कौन सा है? तो ये जो है डुअल गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी के इंटरव्यू में कि व्हाट डज इट मीन बाय रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन कैसे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी कैसे है? बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसने बोला सर रिपब्लिकन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में जो सुप्रीम है, डी ज्योर है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में हम लोग को नौकरी मिलती है। दैट्स वाई हम लोग जो है सो ये हम लोग रिपब्लिकन बोलते हैं कि रिपब्लिकन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, दीज आर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स जिसके आधार पर कंट्री चलता है। दैट्स वाई इट इज रिपब्लिकन। और डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि चुनाव होता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बाइंडिंग एडवाइस, आर्टिकल 74, हम बोले थे सेंटर में क्या होता है? 74। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है।
और मिनिस्टर का कोई ज्यादा रोल नहीं है, उसका काम है एड एंड एडवाइज करना, बट दैट्स ऑल। तो ये जो आपका है 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट मेड दिस मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये करना पड़ेगा। 42nd 42वां 44वां जो अमेंडमेंट है उसमें बोला मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बेडरॉक प्रिंसिपल में फाउंडेशन है, क्या है कि अगर किसी मिनिस्टर के विरुद्ध में भी आपने नो कॉन्फिडेंस लाया तो समझिए आपने पूरे गवर्नमेंट के विरुद्ध में नो कॉन्फिडेंस लाया। ये आर्टिकल 75 की बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पॉलिटिकल हेगेमनी, अब भाई ठीक है प्राइम मिनिस्टर जो चाहेंगे वही होगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि हमने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, क्या भाई तो सिंगल एग्जीक्यूटिव, अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑल द हेड, फिक्स टेन्योर होता है 4 साल का। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस, किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते हैं। उसका बहुत ग्रेव मिसकंडक्ट हो तभी जाके हटा सकते हैं। इसको जो है प्रेसिडेंट जो है उसका अपना एक एडवाइजरी बॉडी होता है, वो जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं। कभी कभी इसी वर्ड पर यूपीएससी खेल जाता है, व्हाट इज किचन कैबिनेट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किचन कैबिनेट बनता है। तो ये आपका जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है भाई, तो डिमेरिट्स मेरिट्स तो देख लीजिएगा भाई क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में पार्टी चेंज कर लेते थे, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाए, तो फिर गवर्नमेंट तुरंत अनस्टेबल हो जाती है। पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, ये गवर्नमेंट आएगा ये पॉलिसी लाएगा, दूसरा गवर्नमेंट आएगा दूसरा पॉलिसी लाएगा। ये सब इजी वे है, इजी वे में आप इसको समझ लीजिएगा। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेरिट डिमेरिट जो है यहाँ पर हमने दिया है, डिफरेंशियस भी हमने लिख कर दिया आपको। इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कुछ जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी समझ लीजिए कि प्रेफरेंस ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। B.R. Ambedkar pointed out democratic executive must satisfy 2 conditions, stability and responsibility, कि भाई आपको जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल, इंडियन मॉडल में आपका पार्लियामेंट का उतना सुप्रीमेसी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश मॉडल में ज़्यादा सुप्रीमेसी है। ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसके बाद जो है ये बुक, ये चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्लीज रीड इट विथ कॉशस अप्रोच, कि आप जो है ढंग से इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा समझिए, फिर इसको कुछ लिखिए, फिर आंख बंद करके सोचिए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए और करके इसको ख़त्म कीजिए, सो दैट कि कोई क्वेश्चन यहाँ से आए। और यही किताब पढ़िएगा, ये नहीं कि आप 5 किताब उठा कर ले आए। वो आपको यूट्यूब पे देता है ना, ये भी किताब अच्छा इसके लिए, वही किताब, वो सब वो लोग हैं जो एग्ज़ाम नॉर्मली नहीं निकाले हैं। एग्ज़ाम नहीं निकालने के 50 तरीके यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। वो लोग एग्ज़ाम वो लोग नहीं निकाल पाए ना। तो वो उनका प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने एक सोर्स को बनाया नहीं और उस सोर्स को बार बार पढ़ा नहीं। विद्वान तो हो गए बहुत सारी किताबें पढ़ के, लेकिन यूपीएससी में क्या है, टाइम फ्रेम में पढ़ना होता है, 3 महीना में रिवीजन करना होता है। आपका किताब अगर अपना नहीं है और आप उसको बार बार नहीं किए तो फिर उस दिन आप क्या कहते हैं, बिहार में बोलते हैं छितरा जाएंगे आप जो फैल जाइएगा, रायता फैल जाएगा और आपको पता लगे रिवीजन कहाँ से करे। तो बेसिकली यू रिलाई ऑन 1 बुक ऑफ अ गुड बुक और 1 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चंस को बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए आपका एग्जाम निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा।